है, जब जागो तो तो गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग मतलब सीरियसली सो गए हैं, इस लॉकडाउन में भी सो गए हैं, कहीं ना कहीं खो भी गए हैं। तो हमें जागना है, वापस से वापस आना है अपनी एक दुनिया में, जो हमने एक दुनिया सोची थी कभी। और वो लोग जो कहीं ना कहीं अभी भी खोए हुए हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, बहुत सारी प्रॉब्लम सब लोगों ने फेस की है इन 2 सालों में और कहीं ना कहीं अभी भी लोग फेस कर भी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। और इट्स कोविड टाइम के टाइम पे भी हम लोग एक दूसरे के साथ में हैं और बहुत सेफ्टी से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ में आके अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोर हो गई थी ऑनलाइन सेशन करते करते। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे जाना है और जाके करना है, और सबसे मिलना भी है, और वो पल वापस लेके आना है जो पल 2 साल पहले ख़त्म हो गए थे कहीं ना कहीं। मेरी कहानी मुझे पता है सब लोगों को पता ही है, और लेकिन एक होता है कि जब आप सामने से उस स्टोरी को सुनते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जब आप सुनते हैं, तो वो कहानी बिल्कुल मतलब आपको लगता है ये रियल भी है या नहीं है, कितनी सच्चाई है कितना झूठ है उसमें। तो आज मैं खुद अपनी ही कहानी अपनी ज़ुबानी आप लोगों के बीच में रखूँगी, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं इतने सालों की बातें 45 मिनट्स या 1 घंटे में ख़त्म नहीं कर सकती। तो मेरी लाइफ की कुछ ऐसी जर्नी रही जो बहुत ही पेनफुल भी थी और बहुत इंस्पायरिंग भी थी, जो मैं आप लोगों के साथ में रखूँगी। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अपने सपनों को जीने का अधिकार था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की कि एक लड़की होना, वही, और उस लड़की होना और उस लड़की का एक सपना देखना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब मैं 15 साल की थी तो मैं कुछ सपने देख रही थी अपनी ज़िंदगी में। और मुझे बहुत बोला जा रहा था, स्कूल में भी फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम कुछ कर सकती हो आवाज़ के लिए। तो उस वक्त में आई रियलाइज़ कि हाँ, मेरी आवाज़, मैं सिंगर बनना चाहती थी। और उस वक्त में मुझे ऐसा लगा, मेरे पेरेंट ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी, तुम मतलब जीवन को लेके क्या सोचती हो, जो सबके पेरेंट्स पूछते हैं। शायद अभी तो 3 साल 4 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनसे भी पूछ लिया जाता है। अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि क्या करना है बड़े होके। तो लाइक वो, और 2005 जो मैं आज के समय में देखती हूँ और वो 2005, दोनों में बहुत बहुत फ़र्क है। तो उस वक्त में मतलब मैं जितनी बोल्ड आज दिखती हूँ और जितना मैं बोलती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। मैं बहुत सहमी, वो भैंजी टाइप की लड़कियाँ नहीं होती हैं, सॉरी पर होती हैं, तो वो मैं ही थी। और उस वक्त में मुझे बहुत मजाक उड़ाया जाता था, मेरा बहुत कुछ कहा जाता था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि लक्ष्मी, तुम क्या सोचती हो अपनी लाइफ के बारे में, क्या करना है आगे। तो मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है। तो उन्होंने कहा कि सिंगर नहीं, कुछ और। बहुत मजाक उड़ाया गया उस वक्त में, बहुत डांटा गया, बहुत कुछ कहा गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और करो। तो मुझे लगा कि ये ऐसे मानेंगे नहीं। उसी वक्त में इंडियन आइडल आया था, और इंडियन आइडल में जैसे दिखा रहे थे और आज भी दिखाते हैं कि एक बच्चा जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, और वो भाग के आता है मुंबई में और ऑडिशन देता है और वो आगे बढ़ता है, और फिर उसके पेरेंट को पता चलता है कि हाँ, मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। तो उस वक्त में मेरे साथ भी यही चीज़ें थी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना होगा, तभी मेरे पेरेंट्स मुझ पे यकीन कर पाएंगे। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां पड़ रही है और उसमें मुझे मुझे जॉब करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, जॉब नहीं, तुम बहुत छोटे हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बहुत प्रेशर किया मैंने, मैं गोल्फ लिंक्स में रहती थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, पास में ही। तो खान मार्केट में मैं जॉब करने लगी, एक बुक शॉप पे। एक्चुअल में जॉब करना मेरा मेन मकसद था ही नहीं। मेरा मेन मकसद था कि मैं सिंगिंग क्लास ज्वाइन करूँ उसके बहाने, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करके सीख के फिर मैं इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करूँ, ये था। तो उस वक्त में बस ये सब चल रहा था, क्लासेस की भी बात हो चुकी थी, और बस 1 तारीख का इंतज़ार था। वो लड़का मुझे 2.5 साल से जानता था, उसकी जो सिस्टर्स थी, वो 32 ईयर्स का लड़का था।
उसकी सिस्टर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, घर में भी आना जाना था। और उन्होंने मुझे अटैक के 10 महीने पहले प्रपोज़ किया शादी के लिए। तो मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि मैंने उनको बोला मैं आपको भाई की नज़र से देखती हूँ और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि आज के बाद आप कभी मुझसे बात मत करना। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और उन्होंने, मैं जब स्कूल से आती थी तो कमेंट करते थे बहुत ख़राब तरीके से, कभी मार देते थे मुझे, जो उनके मन में आता था वो करते थे। प्रॉब्लम हमारे घर में ये थी कि मैं छोटी बच्ची और ख़ासकर मैं लड़की, मेरी बात पे कौन यकीन करेगा। और अगर मैं घर में बोल भी दूँ कि वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है, तो सामने से मेरा स्कूल छुड़वा के और उसके बाद या तो मेरी शादी हो जाएगी या मुझे घर में बिठा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा डर जो एक अंदर था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किससे कहूं जाके। तो उस वक्त में कुछ मेरे पास समझ नहीं थी, कुछ नहीं कर पाई। और मेरे दोस्त भी मेरी एज के थे, और वो भी क्या करते, अगर मैं बताती, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा चुपचाप वाली लड़की थी, मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल से भी कुछ नहीं कहती थी। उसके बाद उन्होंने मुझे 19 अप्रैल 2005 में मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अगेन उनका मैसेज आता है कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। देन उसके बाद वो मैसेज मेरे फ़ोन में ही रह गया, और मैंने उसको डिलीट भी नहीं किया, शायद वो मेरा लक था। और 21 अप्रैल को 2005 में उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उनके घर में एक ही फ़ोन था जिससे मैं उनकी सिस्टर से बात करती थी, तो वो उन्हीं का फ़ोन था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने कॉल पिक किया। तो उन्होंने कहा तुम तो लाइफ में कुछ करना चाहती हो ना। मैंने कहा हाँ। आगे बढ़ना चाहती हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ। और उन्होंने कॉल काट दी ओके बोल के। देन नेक्स्ट डे 22 अप्रैल को मैं एवरी डे की तरह ही मॉर्निंग में जा रही थी। आज खान मार्केट में मेट्रो स्टेशन है तो इतना भीड़ नहीं होता है, लेकिन 2005 में मेट्रो स्टेशन नहीं था, बस स्टैंड था, तो सब बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ करता था उस वक्त में। तो मैं एवरी डे की तरह मॉर्निंग में निकली, 10:45 का टाइम था। वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड, वो दोनों मेरा वेट करते हैं। उनके हाथ में पॉली बैग होता है और उस पॉली बैग में बियर की बॉटल होती है, और उस बियर की बॉटल में एसिड होता है, और उनके पास गिलास होता है। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल ही रही थी, तो वो लेडी मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। और मैंने ये चीज़ सोची, उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें क्लिक हो जाती है माइंड में। लड़के तो देखते ही हैं घूर घूर के, आजकल लड़कियां भी घूर घूर के देखने लगी है। मैं उस वक्त में ऐसा हुआ और मैं सीधी निकल गई। मैं बस आगे बढ़ी ही थी, मैंने देखा कि ठीक मैं जिस रेड लाइट से क्रॉस कर रही थी उस अगली रेड लाइट से वो लोग भी क्रॉस कर रहे थे। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, मैंने कहा ठीक है रास्ता है, कोई भी आएगा जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। देन उसके बाद मैं आगे बढ़ गई, और बढ़ने के बाद मैं जैसी बस स्टैंड से पहले ही वो लोग अचानक से आए। आने के बाद और वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा, और ग्लास में एसिड था वो सीधे मेरे फेस पे डाल दिया। और वो एसिड बहुत हार्मफुल था। उसके बाद मैं वहाँ पे मैं बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आई तो उस वक्त में ऐसा रियलाइज़ हो रहा था मुझे कि किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया हो, और मेरी पूरी बॉडी जल रही थी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ सपने दिखते हैं और ऐसा लगता है कि वो सपने में चल रही है वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें उस वक्त में बेहोशी में चल रही थी। देन उसके बाद मैं जैसे ही खड़ी हुई, संभाला खुद को, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत भारी पत्थर मेरे सर पे रख दिया हो। मैं 3 बार सड़क पे गिरी और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, और 3 टाइम्स। और उस वक्त में किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। और वही जो लोग तमाशे की तरह आके देखते हैं और देखते ही रहते हैं। और आजकल तो सेल्फी का ज़माना हो गया है, तो लोग
कुछ भी हो रहा होता है तो सबसे पहले एमरजेंसी कॉल करने की जगह सीधे लोग वीडियो बनाते कि वायरल हो जाए चलो हमारी तरफ से। तो लाइक ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। और उस वक्त में भी ऐसा नहीं था, 2005 में फ़ोन नहीं आया था, फ़ोन आया था तो कोई भी बुला सकती थी पुलिस को, लेकिन सब लोग ना सिर्फ देख रहे थे तमाशे की तरह। मैं उनके पैर पकड़ रही थी, हाथ जोड़ रही थी, उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो, एट लास्ट मैं अपने पापा को फ़ोन कर सकूं, बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ उस वक्त में हुआ क्या, बस मेरी पूरी बॉडी जल रही थी। उसके बाद एक अरुण सिंह अंकल आए, उन्होंने देखा ये सारा हादसा दूर से, और वो अरुण सिंह अंकल आए और आने के बाद 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था। उन्होंने मेरे फेस पे वो पानी डाला और वो पानी सीधे एसिड में डाइल्यूट हो गया और वो सीधे गले के पास आके, और वो गले के पास वो पानी ही एसिड बन गया और वो जल गया गला मेरा उस वक्त में। उन्होंने पीसीआर बुलाई, मेरे को पीसीआर में बिठा के लेके जाया जा रहा था हॉस्पिटल। तो मैं देख रही थी कि प्लास्टिक की पॉलीथीन को जलाते और वो कैसे मेल्ट होती है। ऐसी मेरी स्किन, दोनों हाथ मेरे ऐसे थे, मेरी स्किन और मेरे चेहरे से वैसी पॉलीथीन की तरह मेल्ट हो रही थी मेरी स्किन, और बहुत स्मेल कर रही थी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बहुत सब कुछ अजीब था उस वक्त में। देन उसके बाद फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और मेरे ऊपर बैक टू बैक 20 बाल्टी पानी डाला गया, और उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स आए तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया तो उनकी पूरी शर्ट जल गई, वो 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने उस वक्त में कहा कि शायद ही बचने के चांसेस है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे लगा कि आप, जब मैं बाहर आई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद वापस आना था और आप लोगों के लिए वापस आना था, और मैं आई आप लोगों के बीच में। देन उस वक्त में मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट की तरह ही हो रहा था, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एवरी डे में बहुत चीज़ें पेनफुल होती है। मेरी आंखों को होशो आवाज़ में सिला जाता था, और जैसे आप कपड़े सिलते उसी तरीके से मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरी स्किन, ये स्किन आप सामने से देख रहे हो, लेकिन बॉडी में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ से स्किन ली गई है, जहाँ पे कभी वो स्किन अब आ ही नहीं सकती है। तो वो जो ट्रॉमा था वो उस वक्त का, और एवरीडे कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था उस हॉस्पिटल में, लेकिन उस वक्त में अंदर से कुछ था कि मुझे निकलना है। देन उस वक्त में एक चीज़ हुई मेरे साथ, मैं बहुत ही, मतलब बहुत ही चंचल टाइप की, और मैं थोड़ी फिल्मी टाइप की भी लड़की थी, अपनी दुनिया में रहती थी लेकिन बहुत फिल्मी टाइप की थी। तो उस वक्त में एक मूवी बहुत ट्रेंड में भी चल रही थी, खून भरी मांग, शायद आप लोगों ने देखी भी हो। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ, हमारी दुनिया बिल्कुल वैसी है। भाई, लक्ष्मी की 2 सर्जरी हुई और उसके बाद ऐसा लगा मुझे कि हाँ, अब तो मेरा चेहरा और भी सुंदर हो गया होगा। और उस वक्त में बस खुद को देखना था और बाहर निकलना था, बस उस हॉस्पिटल से आज़ाद होना था। लेकिन जब मैं बाहर निकल के आई, मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई थी। मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने देखा मेरे घर से सारे शीशे हटा दिए गए, फ्रेम्स हटा दिए गए, वो हर एक चीज़ हटा दी गई जिसमें मैं अपना चेहरा देख पाऊँ। और बस खुद को देखना था कि बस मुझे गंजा कर दिया गया, मेरे सर पे बाल नहीं थे, और बिल्कुल जैसे कि आपने एक पेंटिंग बनाई और उसमें आपने पानी डाला और वो बिल्कुल ख़राब हो गई। लाइक अभी आप ये 7 सर्जरी के बाद मुझे ऐसा देख रहे हैं, वरना उस वक्त जो मेरा फेस था, मैं खुद को भी नहीं देख पा रही थी कि इतना ज़्यादा ख़राब था। इवन मैं सोशल मीडिया में जब एसिड अटैक होते हैं तो मैं वो फ़ोटो शेयर भी करती हूँ, शायद बहुत लोगों ने देखा भी हो कि कितना पेनफुल होता है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर मैंने खुद को देखना चाहा, नहीं देख पाई, लेकिन अचानक मैंने खुद को देख ही लिया शीशे के सामने। लेकिन खुद को देखने से पहले मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। जो हमारे आसपास की आंटियाँ होती हैं ना, और वो सोसाइटी एक होती है
जो अपनी एडवाइस देने के लिए आ जाती है और जिनकी एडवाइस की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। वो लोग भी तो थे ना लाइन में लगे हुए। दोस्त साथ छोड़ के चले गए उस वक्त में, रिलेटिव साथ छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए उस वक्त में। दोस्तों ने तो ये भी कहा जैसे के साथ तैसा। मुझे ये नहीं पता कि वो ऐसा, वो कभी मुझे मिले भी नहीं कि मैं कभी उनसे पूछती भी कि वो ऐसा भी सोच सकते हैं मेरे लिए। उसके बाद सोसाइटी की कुछ आंटियाँ आती हैं मिलने के लिए। आते के साथ सबसे पहले, लड़की हो ना, शादी तो सबसे पहला मुद्दा है भाई। एक इंसान जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके कोख में अगर लड़की होती है तो वो सबसे पहले तो वो बोझ कहलाती है। और जब वो लड़की पैदा होती है तो उसके एजुकेशन से, उसके करियर से ज़्यादा उसकी दहेज की चिंता होती है। और जब उस लड़की के साथ कोई हादसा हो जाए तो वो बोझ कहलाती है, और इतनी बड़ी बोझ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उस वक्त में जब वो आंटी आई, बैठने से पहले ही उनका एकदम, हाय बेचारी लड़की, शादी कैसे होगी इसकी, क्या हालत कर दी इसकी। बेचारी, गोली मार दिया होता, जान से मार दिया होता, हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता। मतलब आप क्या कह रहे हो, वो भी मेरे सामने। और मुझे जब तक नहीं पता कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, और मुझे ये नहीं पता कि मेरा चेहरा हुआ क्या है उस वक्त में मेरे चेहरे को। उसके बाद वो ऐसे बोलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं वहीं सामने बैठी हूँ। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि एक काम करो, आपका तो बेटा भी है ना, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, सबसे बेस्ट रहेगा, ये बोझ है। क्योंकि एक समय के बाद ऐसा होगा, आप लोग नहीं रहे इस दुनिया में तो इसका क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो, जैसे ही मैं खुद को शीशे के सामने देखा, और उस वक्त में मेरे लिए भी जो हाल था, और उस वक्त में मैं खुद को देख के डर गई। और मुझे उस टाइम पे यही रियलाइज़ हुआ कि वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे। क्योंकि मैंने खुद को देखा ही नहीं था, ना सर पे बाल, चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ, नाक नहीं है, लिप्स नहीं है, कान नहीं है, आंखें बाहर निकली हुई है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। और अपने आप को इस तरीके से देखना कैसे पॉसिबल है। उसी वक्त में ये 2 मिनट में होता है। हाँ, ये गुस्सा आना, खुद पे तरस आना, ये सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है। और कभी इस चीज़ पे गौर करिएगा आप लोग भी, गुस्सा भी सिर्फ 2 मिनट के लिए आता है, और उस 2 मिनट के गुस्से में हम बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। किसी और का क्या, हम अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। उस 2 मिनट में मुझे ये लगा कि नहीं लक्ष्मी, इस चेहरे के साथ तो मैं नहीं जी सकती। उस वक्त में ये रियलाइज़ हुआ कि सुसाइड, इससे अच्छा रास्ता तो कोई है ही नहीं, मर जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा। उसी वक्त में मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुआ, लक्ष्मी तुम तो 2 मिनट में मर जाओगी, लेकिन इस 2 मिनट के बाद का क्या। जो लोग, वो लोग यही कहेंगे लड़की थी ना, लड़की की ही गलती थी, इसीलिए तो लड़की ने सुसाइड किया। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने साथ ले जाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ भी जाऊंगी, और कहीं ऐसा वक्त भी ना आ जाए कि कहीं मेरे पेरेंट को भी सुसाइड ना करना पड़ जाए इस सोसाइटी के वजह से। जो गलती मैंने अटैक से पहले की, इस डर से कि मैं अगर बता दूंगी मेरा स्कूल छुड़वा दिया जाएगा, मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, और वही गलती मैं फिर दोहरा के सुसाइड करके, क्योंकि 2.5 महीने मेरी मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया, सोए नहीं, उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने ये देखा मुझे मेरे बच्चे को वापस लेके आना है, मुझे बचाना है उसको। उस वक्त में ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी। वही पापा जिनको मैं बहुत डेंजरस समझ रही थी, बहुत गलत समझ रही थी, जिनको मैं ये समझ रही थी जो मेरे सपनों के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि वो गलती उस वक्त में उनसे बात ना करके की मैंने, और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। और आज फिर मैं वही गलतियाँ दोहराऊंगी और उनसे बात नहीं करूंगी और सुसाइड कर लूँगी, फिर क्या होगा। आज मैं एक काम करती हूँ, हिम्मत करके जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया। और उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा से बात किया और उनको कहा कि मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, क्योंकि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों, मैंने सिर्फ ना ही तो कहा था, इससे ज़्यादा क्या किया था। तो उस वक्त में मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया और मुझसे कहा
कि बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। और आज मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, क्या हूँ मैं, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एसिड अटैक बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एसिड अटैक हुआ है तो एसिड अटैक ही एक ट्रॉमा है। मेरी एक नॉर्मल लाइफ भी है। मेरी एक नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हर दिन चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। मैं चलती हूँ उसको लेके। सोसाइटी जो आज भी तंग करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं तंग करती, आज भी परेशान करती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। और उस वक्त में बैक टू बैक चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में। 2006 में मैंने एक PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। मेरी लॉयर ने मुझसे पूछा, लक्ष्मी तुम क्या सोचती हो एसिड को लेके, कि क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि PIL होता क्या है, क्योंकि मैं एक ट्रॉमे से चल रही थी। और उस वक्त में मैं 7th क्लास की स्टूडेंट, उसको क्या पता होगा ये कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि ये एसिड बिकना बंद नहीं हो सकता है? जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो एसिड क्यों नहीं बैन हो सकता है? तब हम लोगों ने एक PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। उसका रिजल्ट 2013 में आया। उसका तो चल ही रहा था चैलेंज। देन उसके बाद 2009 में मेरी लाइफ का जो आज तक का मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, खुद को एक्सेप्ट करना इस चेहरे के साथ और खुद को सबके बीच में लेके आना इस चेहरे के साथ बिना फेस कवर किए। उस वक्त में मैं टेलरिंग कर रही थी, ब्यूटिशियन कर रही थी। तो मैंने अपनी ड्रेस खुद बनाई और मैं फिर से शीशे के सामने आई और मेरे को ऐसा लगा, मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे और उस वक्त में खुद को देख के ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। तो उस वक्त में यही हुआ कि क्यों मैं अपना फेस ओपन करके बाहर नहीं निकल सकती। मैंने अपनी टीचर से पूछा कि क्या मैं बाहर निकल सकती हूँ उस चेहरे के साथ। अपनी मदर से पूछा तो उन दोनों का रिस्पॉन्स ये था कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें निकलना है, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। फिर मैंने एक्सेप्ट किया और मैं इस चेहरे के साथ जैसे ही बाहर आई, उस वक्त का मोमेंट भी बहुत शॉकिंग था। लोगों के कमेंट्स, पीछे से तो बहुत अच्छी दिखती है, सामने से बहुत डरावनी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कमेंट कौन करता होगा, लड़की या लड़के? शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? क्योंकि जो चीज लड़कियों के साथ होती है वो लड़कों के साथ भी होती है। जरूरी नहीं कि ये चीज सिर्फ लड़की पे फेंकी जाए, लड़की पे भी फेंकी। हाँ, क्योंकि हम लड़की हैं तो हमें दिखाया गया, लेकिन लड़कों को नहीं दिखाया जाता। वो चीज़ ठीक है, पर लड़कियां क्यों सबसे ज़्यादा कमेंट करती है? कभी सोचा है आप लोगों ने? किया है कभी एक दूसरे पे कमेंट? किया तो होगा पक्का। हाँ, होता है ना ऐसा। एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा मेरा मजाक लड़कियों ने उड़ाया है। लड़कियां क्या सोसाइटी से अलग है क्या, या हमने खुद को अलग कर दिया है? हम सच में बेचारी हैं क्या? मतलब हमने खुद को बना दिया है। कोई आके हमें थोपता नहीं है कि भाई बेचारी हो, हम वो उस चीज़ को ले लेते हैं। उस वक्त में सबसे ज़्यादा लड़कियों ने मुझे बोला, लेकिन मैं उस चीज़ को लेके बहुत हैप्पी हूँ कि अगर उस वक्त में लोगों ने मुझे नेगेटिव नहीं बोला होता तो शायद मैं इतनी पॉजिटिव नहीं होती। और उस वक्त में मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया, सुसाइड की तरह नहीं, या उसको ऐसे नहीं लिया। मतलब मुझे एक पर्सन आके, मतलब मेरे पापा मम्मी की मेहनत को एक पर्सन आके और मुझे इतना कमज़ोर कैसे बना सकता है? जहाँ मेरे घर वाले एक तरफ इतना परेशान हुए और उन्होंने मुझे बचा के लेके आए, और मैं सिर्फ एक के वजह से या उन 5 के वजह से। मेरे जीवन में 4 लोग थे उस वक्त में, मेरे फादर मदर, मेरे पापा की बॉस शिरीन आंटी, मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट। ये जो 4 लोग थे ये पूरी दुनिया थे। और हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक, चाहे वो हमारा बॉयफ्रेंड हो या हमारा पति हो, चाहे हमारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे हमारा
हमारी बीवी हो, हम उस पे पूरी दुनिया देख लेते हैं और उसके लिए मर मिटने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जो हमारे लिए मर मिटता है उसका क्या। तो उस वक्त में बहुत पेनफुल था मेरे लिए। कई लोगों को मैं रोक देती थी, कई लोगों को बोल देती थी, क्योंकि हर इंसान इतना मजबूत नहीं हो सकता कि वो अपने लिए कुछ इतना खराब सुन सके। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं बाहर आई, और ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था। बहुत सारे लोगों ने बोला, तो मुझे एक चीज़ फील हुई, मैंने क्राइम नहीं किया है, मेरे साथ क्राइम हुआ है, और मेरे साथ जिसने क्राइम किया वो भी इसी सोसाइटी का है, और जिसके साथ ये क्राइम हुआ है वो भी इसी सोसाइटी से है। तो जिसको मुझे देख के शर्म आ रही है ना, वो अपना चेहरा ढके, मैं अपना चेहरा नहीं ढकूंगी। उस वक्त में इस चेहरे के साथ जब मैं बाहर निकली, और उसके बाद फिर लाइफ में और चैलेंज, मेरे भाई को टीबी हो गई। और क्योंकि एसिड अटैक एक पर्सन पे नहीं, उसके पूरे परिवार पे होता है, क्योंकि ये ट्रॉमा, अगर आपने छपाक देखी हो तो उसमें देखा होगा कि कितना पेनफुल होता है सबके लिए। उस वक्त में पेरेंट्स का पूरा ध्यान मुझ पे था, और भाई था, उस पर कोई ध्यान नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा था उस वक्त में। और वो क्या क्या चीज़ें, लोग उसको टॉर्चर कर रहे थे, क्या क्या हो रहा था, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा था। और मेरे पेरेंट का ये था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस वक्त में भाई को फिर टीबी हो गया, और कुछ समय के बाद 2014 में भाई की डेथ हो गई। और उस वक्त में डॉक्टर ने कहा 2012 में कि भाई नहीं बचेगा, और मेरे फादर को भी हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो मेरे फादर और ब्रदर दोनों की डेथ हुई, और फिर मेरी मदर। उसके बाद लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, और उस चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इतनी बड़ी चीज़, खासकर मेरी माँ, मैं अपने आप को इतनी बड़ी सर्वाइवर नहीं समझती। उसका रीज़न है, मेरे साथ एसिड अटैक हुआ है, मैंने दोबारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ी, लेकिन उस माँ का क्या, जिसने बचपन में अपने भाई को खोया, माँ बाप को खोया। उसके बाद जब वो बड़ी हुई, उनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद उनके बेटी के ऊपर एसिड अटैक हुआ, फिर उनके हस्बैंड, उनका बेटा चला गया उनकी आंखों के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या सरवाइव किया है, और वो सारी चीज़ों से वो जो जूझ रहे थे, और उसके बाद जब वो इतनी हिम्मत करके बाहर आ सकती हैं, मुझे लेके आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं। और उस वक्त से फिर उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। देन कुछ समय के बाद मैं बाहर निकल के आई, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे जिसने PIL डाला है वो कहाँ है, वो किस हाल में है। क्योंकि जब निर्भया आंदोलन चल रहा था, निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त में ही कानून आया था, क्योंकि एसिड अटैक कोई मुद्दा था ही नहीं। अगर आप देखें 2013 में कोई मुद्दा नहीं था, इस पे कोई कानून नहीं था, कोई एक्ट नहीं थे। और जब उसके बाद जब वॉइस रेस की गई, जब एक सर्वाइवर बाहर निकल के आई और एक सर्वाइवर ने बोला कि मेरे साथ ये हुआ, तब लोगों को समझ में आया, तब कोर्ट को समझ में आया कि हाँ, ये भी प्रॉब्लम्स है। रेप जानते थे लोग, डोमेस्टिक वायलेंस जानते थे, लेकिन किसी को एसिड अटैक वायलेंस के बारे में पता ही नहीं था। ये ऐसा वायलेंस है जो दिखता है, और ये नहीं पता कि ये कब तक ठीक होगा। मेरे और भी सर्जरीज बाकी है, लेकिन कुछ समय के बाद 2009 में मेरा बहुत बड़ा सर्जरी हुआ था। और उसके बाद मुझे ऐसा सर्जरी जो शायद वो बहुत मेरे लिए, मुझे डॉक्टर ये कहते थे कि सर्जरी करनी है, तो मैं कहती थी कर दीजिए, बहुत फ्रीली ओके। मैं कहती थी बस इंजेक्शन मत लगाइएगा, आप सर्जरी कर दीजिए। फिर 7 सर्जरी के बाद में रियलाइज़ हुआ, अभी 2009 से और 2021 हो गया, मैंने अभी कोई सर्जरी नहीं कराई। और मुझे लगा कि ये दर्द मैं किसके लिए लूँ। जो मुझे प्यार करते हैं वो सब तो आप लोग मेरे सामने ही हैं, मुझे तो ऐसे ही प्यार करते हैं। मैं क्यों ऑपरेशंस झेलूं, मुझे नहीं करवानी अब सर्जरी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बहुत सुंदर हूँ, मुझे ऐसे ही मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, और मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे पेरेंट के लिए मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही बहुत अच्छी हूँ। तो उसके बाद अब कुछ समय से हम लोगों ने जो एसिड अटैक वायलेंस है उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि हम जब घर में या घर के बाहर कोई क्राइम या कुछ झेल रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले पर्सन हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है।
लेकिन जब आप बाहर देखते हैं, तो अब जब आप अपने जैसे और लोगों को देखते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं। उस वक्त में 2013 में मैंने अपने जैसे और लड़कियों को देखा। किसी लड़कियों की एक आंख नहीं है, कितनी लड़कियों की दोनों आंखें नहीं है, और वो ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकती। और वो बहुत पेनफुल था। मैंने ये सोचा मैं तो देख भी सकती हूँ ना। और उस वक्त में ये रियलाइज़ हुआ कि अब बस बहुत हो गया। अब कब तक चुप बैठेंगे, कब तक। मुझे विक्टिम वर्ड पसंद नहीं है, ना मैं विक्टिम बनी थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, और ना किसी को बनने दूंगी। ये मैंने खुद से वादा किया है, और आज मैं यही करती हूँ कि आज हम जिस भी सर्वाइवर के साथ काम कर रहे हैं उसको विक्टिमाइज होने नहीं देते, क्योंकि हम बेचारे नहीं हैं। अभी मैं बीच में एक बात बोल रही थी, बेचारे, कि हम लड़कियां बेचारी क्यों? हमारे अंदर ताकत नहीं है क्या अपना लगेज उठाने का? हाँ, क्यों हम बेचारी हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से छोटा सा। क्या लड़कियों को, लड़के बताएंगे कि लड़कियों को क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए? देना चाहिए। यहाँ से आवाज़ नहीं आई। देना। और लड़कियाँ? मैम जो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट उसी को देनी चाहिए। You mean irrespective of the gender? Humans should be respected. इंसानियत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. बट मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मुझे हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी होगी, रिस्पेक्ट अपने आप ही मिल जाएगी। हम किस रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहे हैं? ये कि भाई मेरी गाड़ी का गेट खोल देना, भाई मेरा लगेज उठा देना। भाई हम 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रख के 9 महीने के बाद जन्म देते हैं। हमारे बच्चे 15 किलो के, 20 किलो के, 25 किलो के होते हैं। देखा है गाँव की औरतों को, कोसों कोसों दूर जाती है, खेतों में काम करती है, अपने बच्चे को पीठ पे बांध के और सर पे बोझा लेके। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? हम बेचारे हैं ही नहीं। एक्चुअली हमें बचपन से ही सिखाया गया बेचारापन। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिस दिन आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, सब लड़के और लड़की, और जैसे वो बता रहे थे कि लड़कियों पे, ये फैक्ट है कि लड़कियों पे सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, वो दिखता भी है, लेकिन लड़कों पे भी होते हैं। लड़कियों पे 75% एसिड अटैक होते हैं, तो 25% लड़कों पे भी होते हैं, क्योंकि वो लड़के हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे। सेम पेन है। यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की। लड़के रो नहीं सकते क्योंकि वो मर्द होते हैं। क्यों लड़के क्यों नहीं रो सकते? हार्ट अटैक लड़की को ज़्यादा आता है या लड़कों को? रीज़न? क्योंकि आप रो नहीं सकते। रोने मत देना बस। तो ये सोसाइटी की बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पर हम उसको इग्नोर करते हैं। अब बेटर होगा कि हम क्वेश्चंस ले लें और फिर Sure. Well, thank you so much. First of all, I think it's eye-opening, very catching, and very encouraging at one level that we need not stop. Should we, students? Do we have any reasons to stop in life? Do we have reasons to always move forward in life? Great. So in case you have any questions from her, you may ask. I would start with the, okay, we have one question there. मैंने ना ये पहले ही बोल दिया था कि हिंदी में बात करूंगी। Okay. इट्स ओके। मैम, जैसे आपने बताया कि आपने सर्वाइव करा आपकी फैमिली के उसमें, पर मैम बाकी जैसा कोई माइंडसेट था, वो कैसे बना मैम, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट? जैसे मैंने बताया कि सामने पेरेंट्स थे और वो इतना स्ट्रांगली लड़ रहे थे, और उनको देख के, जैसे मैंने बताया कि 4 लोग मेरे जीवन में थे जो मेरे लिए पूरी दुनिया थे, और मैं उनके लिए, जो मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ के चले गए, उनके लिए रोती मैं, और वो जो मुझे पूछना भी नहीं चाहते थे। और अगर आप चाहो ना तो बहुत कुछ सोच सकते हो और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो, अगर आप चाहो। लेकिन जब अगर आप चाहोगे ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उस वक्त में मैंने चाहा कि मुझे पॉजिटिव रहना। अगर आप मुझसे पूछो कि आप क्या सोचते हो पूरे टाइम में और क्या सोचते हो,
तो मेरा यही है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। थैंक यू। Okay, I also have a question from the students. आपके माइंड में ये कब आया कि अब मुझे अपने से आगे बढ़ के दुनिया के लिए कुछ करना है या मुझे सोसाइटी को वापस देना है? बिकॉज ऐसी कंडीशन में आई डोंट थिंक सो हम अपने अलावा सोच पाते हैं, क्योंकि हम इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में होते हैं. यू लॉस्ट सो मेनी लाइव्स, आपके क्लोज वंस आपके साथ नहीं थे, फिर भी आपने वापस सोसाइटी को देने का कैसे सोचा? मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उस जर्नी का बताऊं, 2013 में एक एसिड अटैक हुआ था प्रीति राठी पे, अगर आप लोगों ने सुना हो। उस केस पे मैं काम कर रही थी और फर्स्ट टाइम मैं मुंबई जा रही थी और उस दिन मेरा बर्थडे था और हम 6 सर्वाइवर्स थी ट्रेन में। वो मूवी में दिखाया भी गया है वो जर्नी का। तो हम लोग मुंबई जा रहे थे, तो मेरा केक काटा गया उसी वक्त में और फिर रात को 2:30 बजे खबर मिलती है कि प्रीति राठी नहीं रही। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे, गुस्सा अंदर से कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ हुआ और उसके सपनों को रौंद दिया गया। बस एक गुस्सा था। कुछ भी नहीं सोचा था मैंने अपनी लाइफ में कि मुझे कभी आगे बढ़ के मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी या कभी आगे कुछ भी करूंगी, होस्ट बनूंगी या कुछ भी ऐसा मैंने प्लान नहीं किया था। मेरे साथ चल रहा था और वो मैं एक्सेप्ट कर रही थी और मुझे बस करना था। और मुझे लोग बोल रहे थे कि तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तब उस वक्त में मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई, जब मैं कर सकती हूँ, मुझे बोलने के लिए आवाज़ मिली है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। जब मेरे पास सोचने के लिए दिमाग है तो मैं क्यों नहीं सोच सकती। और मेरा ऐसा कुछ भी प्लानिंग में नहीं था, बस एक अंदर से गुस्सा था। गुस्सा ऐसा जो एक नेगेटिव गुस्सा भी होता है कि जिसने जैसा किया उसको वैसा करना, तेज़ाब के बदले तेज़ाब। अगर तेज़ाब के बदले तेज़ाब होगा तो शायद उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। उस लड़के के लिए कभी मैंने फांसी नहीं मांगी, लेकिन आज जहाँ मैं हूँ उसको फांसी से बढ़कर सज़ा मिली है कि वो आज इस चीज़ को देख रहा है। जब भी मैं कह रही हूँ विक्टिमाइजेशन सबसे गलत है। जब किसी के साथ कोई हादसा हो चुका होता है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि हो, लेकिन जिसके साथ हो चुका है, अगर उस इंसान को आप इतना मोटिवेट कर दो अपना कुछ टाइम दे के और उसको इतना आगे बढ़ा दो, और उसकी जैसे हम रिहैबिलिटेशन पे द लक्ष्मी फाउंडेशन वर्क कर रहा है, उसका कारण ही यही है कि जब वो इंसान रिहैबिलिटेट होके बाहर आता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है, कि उस लड़के ने ये सोचा कि मैं इस पर एसिड डाल दूंगा, उसने मुझे जान से नहीं मारा, 4 दीवारी में कैद रहेगी, ये मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं। मैं आज कहती हूँ मैं उसकी नहीं, पर आज मैं पूरी दुनिया की हूँ। सो लक्ष्मी मैम, वी हैव ऑल लॉ स्टूडेंट्स हियर, ये सब अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं लॉ पे। और जैसे आपने मेंशन किया कि यू हैड नो आइडिया अबाउट लॉ एट दैट एज, नोबडी नोज, बट आज आपके उस अपील के बाद से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लीगल सिस्टम में अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ कॉजेज. So some of them are like 326A and B. They are great examples कि हम इस एरिया पे वर्क कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली कितने इफेक्टिव रहे हैं ये हमारे jurisdiction के जितने भी conditions हैं and ये articles हैं, how are they practically effective? पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए हैं, तो आप उसको बताइए कि मीनिंग क्या है उसकी। एक्चुअल में केसेस तो आज भी 10-10 साल चल रहे हैं, 6 साल 9 साल 5 साल चल रहे हैं। और जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो उसमें देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, कई केसेस में हुआ है कि क्रिमिनल 1 साल भी नहीं काटता और दिखा दिया जाता है कि 5 साल काटे हैं। ये सबसे दुख की बात है। और कोर्ट में वो सर्वाइवर तब जाता है जब वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, तो जज तो जो देखता है वो सबूत के बिहाफ पे। जब मैं भी गई तो ये तो काफ़ी ठीक है, अरे उस कितने दर्द के बाद मैं ठीक होके आई। कोर्ट के अंदर थी तो उस वक्त में ये जो मैं बोलती हूँ कि एसिड मेरे फेस पे, मेरे सपनों पे नहीं, कोर्ट के अंदर थी। तो जज ने मुझे शुरू में बोला कि वो आज भी तुमसे शादी करना चाहता है, तो आज भी देख लो अगर तुम्हें करना है और सेटलमेंट करना है और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मेरी कल भी ना थी, आज भी ना है और कल भी ना रहेगी। मुझे
चेहरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे उसके पनिशमेंट से मतलब है। और उस वक्त में यही चीज़ हुई कि उसने ना एसिड मेरे चेहरे पे डाला है, मेरे दिल में नहीं। तो मेरा दिल चेंज नहीं हो सकता और ना वो कर सकता है, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। तो उस वक्त में ऐसा प्रेशराइज कि आप कितना, जो मेरी लॉयर थी उन्होंने मेरे केस में मुझे बहुत रियली बहुत हेल्प की, क्योंकि उन्होंने मेरे पेन को बहुत पास से भी देखा। और एक्ट और बहुत सारे कानून हर दिन बनते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट, क्योंकि एक बार चलो केस जीत गए, भूल गए कि कुछ कानून भी हमने बनवाया है। उसके बाद क्या, 2013 में रिजल्ट आया था कि एसिड ऐसे खुलेआम नहीं बिकेगा। आज भी बिकता है या नहीं बिकता? आज भी खुलेआम एसिड बिक रहा है, उस पर लॉ है, लेकिन किसी को पता है कि कौन जाके लाइसेंस प्रोवाइड करवाएगा? दुकानदारों को। उसके बाद भी हम लोगों ने 18 में स्टॉप सेल एसिड करके कैंपेन शुरू किया, और हम लोगों ने लोगों से रिक्वेस्ट करी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 मिनट का वीडियो बनाओ और हमें भेजो। और हम लोगों को, गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं कि आज भी एसिड अटैक हो रहा है और एसिड बिक रहा है। और उसके बाद आप अपने ही एरिया में शॉपकीपर के पास जाओ, बहुत सिंपल सा सवाल कि आप, क्या आपके पास एसिड है? वो कहता है कि हाँ एसिड है। कई जगहों पे हमने तो अपने एरिया में सफाया ही करवा दिया। उस वक्त में हम लोगों ने उनसे पूछा, हमने खुद छापे मारे जाके कि एसिड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उस वक्त में फिर हम लोगों ने बोला लाइसेंस दिखाओ। उन्होंने बोला कैसा लाइसेंस, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने चलो 50,000 का जुर्माना दो आप और 6 महीने के लिए जेल जाओगे। तो उस वक्त में उनको समझ में आया क्यों वो 50,000 का जुर्माना भरेगा। तो एवरीडे लॉ तो भाई बहुत सारे लॉ पास होते हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि जो आया है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। अगर हम सब पब्लिक अगर टूट पड़ेंगे ना कानून पे भी, गवर्नमेंट पे भी, तो मजबूरन उनको करना ही पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अभी 4 साल में निर्भया के केस के बाद, 4 साल के बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 4 साल, और इन 4 सालों में कितनी निर्भया आई हैं। अगर हमारे देश में जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो उस वक्त में कहीं ना कहीं एक खौफ क्रिमिनल के अंदर बनेगा और कहीं ना कहीं क्राइम बंद होंगे। Right. आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया हो। Definitely, and I think one answer to our students also who are aspiring their careers, that we need to be very open-sighted and very, very vigilant that these are our rights. These need to be implemented, and you people are great ray of hope for us to make good constitutional changes in future and ensure implementation. I want to ask one thing कि जब लोगों ने आपको ये बोला कि नहीं हो सकता या इनको तो जीने का हक ही नहीं है, और तब से आई थिंक आपको ज़्यादा पावर मिली कि मुझे जीना है और कोई चेंज भी लेके आना है लोगों में, तो क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? आई एम श्योर वी हैव मेंशन्ड, आपने हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स को जो एम्पावर बल्कि करा इससे है। ज़्यादा मैं वही सुन रही थी कि मेरा पुराना प्रोफाइल है। अभी का प्रोफाइल मतलब ये है कि अभी बहुत सारे सर्वाइवर के लिए हम काम कर रहे Those हैं। stories we would like to hear, I think, what you have actually done and made a change in lives of others. अभी जैसे आप लोगों ने ना प्रिंस का केस भी देखा होगा, लड़के के ऊपर सूरत में एसिड अटैक हुआ है, ठीक है, और बहुत अभी वो केस बहुत वायरल भी हो गया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, एक सरस्वती थी सर्वाइवर, और लास्ट ईयर उनको 12 मार्च को एसिड अटैक हुआ बैंगलोर में, और उनके 2 बच्चे, उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर एसिड अटैक किया और सुसाइड कर लिया। और उसके बाद आज हम लोगों ने उनकी पूरी फैमिली को अडॉप्ट भी किया हुआ है। उनके दोनों बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और सरस्वती की अगर आप पहले की लास्ट ईयर की फ़ोटो देखें और अभी की फ़ोटो देखें, जो कि उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट किया, अभी तक हम सरस्वती से मिले तक भी नहीं हैं उस सर्वाइवर से। और क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और हम लोग दिल्ली से बैठ के बैंगलोर के लिए काम कर रहे थे, और आज वो इतनी सुंदर दिखती हैं, इतनी अच्छी दिखती है, और उनके बच्चे इतने अच्छे से कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनके घर में कोई अर्निंग मेंबर है ही नहीं, तो हम ही उनके घर का सब कुछ देख रहे हैं। तो प्रॉब्ली वो भी एक ना एक दिन, मैं देखूंगी कि देखिएगा आप लोग कि वो एक दिन वो भी खुद आके अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताएंगी।
वो बोल नहीं सकती थी पर वो इतना अच्छा बोलने लगी है। उनके वीडियोस भी मेरे प्रोफाइल में पड़े हुए हैं, आप देखिएगा। और उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं काफ़ी, क्लास जैसे अब तक मैंने देखा इतने लंबे हो गए, इतने अच्छे हो गए। तो इतना अच्छा लगता है कि जब आप आगे बढ़ के एक फैमिली की तरह प्यार करते हो और फैमिली की तरह देखते हो, तो सामने वाला अपने आप ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। Right. I think we all can learn from this. Not just grow by yourself, start growing other people around. जो आपका 2 बार एक ही जैसा क्वेश्चन था कि खुद को अपने आप को देखो सबसे पहले। हम ये भूल जाओ कि मुझे इनकी मदद करनी है। पहले आप खुद की तो मदद कर लो, खुद की तो आवाज़ बन जाओ, अपने आप ही आप दूसरे की आवाज़ भी बन जाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने लिए बोल नहीं पाते। अभी भी एक बच्ची के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक लड़की है जिसने बताया हमें, और वो सामने नहीं आना चाहती है कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और वो सोशल वर्क कर भी रही है। तो वही चीज़ें हैं कि आपको खुद भी बोल्ड होके आना पड़ेगा। एक ना एक दिन तो आप सामने आओगे ही। तो ज़रूरी है कि कम से कम आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए तो आवाज़ उठा लो। अगर आपके घर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बोलो। और अभी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग ना फ़ोन में, अभी हम बात कर रहे थे पीछे सब लोग, कि सोशल मीडिया, फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन इतना ही बिज़ी हो गए हैं ना हम लोग उस चीज़ में, कि अगर हम हमारे बगल में कोई बैठा है ना, उसको हम टाइम देना ही भूल चुके हैं। और ना पता है प्रॉब्लम क्या होती है? बस सोशल मीडिया में नए लोग मिल जाते हैं और वो पुराने हो जाते हैं हमारे बगल वाला। तो ठीक है ना, वो है हमारी लाइफ में। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हम एक दूसरे से ना बात नहीं कर रहे हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन, हम क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन में? इसलिए क्योंकि हम अपनी बात को किसी से रख ही नहीं पा रहे। हम अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके रोते हैं, तड़पते हैं, कोई हमारे पास सुनने वाला ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके बाद हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो एक दूसरे से बात करना शुरू करिए। प्लस जिस तरीके से आप अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स को मनाते हैं ना, उसी तरीके से अपने पेरेंट्स को भी एक फ्रेंडली जोन में लेके आइए। क्योंकि पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं, जिस वक्त में हमारे साथ कुछ भी होता है तो वही हेल्प करते हैं। तो हमें अपने फादर और मदर के साथ एक फ्रेंडली जोन बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे साथ, मतलब जो आज जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के साथ हुआ, जो निर्भया के साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी ना हो। एक बहुत खूबसूरत मैसेज। वील टेक योर क्वेश्चन आफ्टर दिस वन, इफ इट इज ओके। ओके, योर क्वेश्चन फर्स्ट प्लीज। मेरा क्वेश्चन तो ये है, मुझे एक बात बोलनी है कि जैसे चालान के वजह से लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, वैसे ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज की वजह से लोग रेप जैसे जितने भी क्राइम होते हैं और जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, वैसे वो भी बंद कर सकते हैं। अगर उसके लिए हम लोग अपनी वॉइस रेज करें ना, तो वो भी ज़रूर होगा, क्योंकि हम बोलते ही नहीं है। अगर आज मैं यहाँ बोल के जा रही हूँ, अगर आप लोग बाहर निकलते वो भूल गए, तो फिर मेरा यहाँ आना बेकार है। अगर आप इसको, क्योंकि एक इंसान 100 लोगों तक एक चेन बना के लेके चल सकता है, और एक इंसान में 1000 लोगों की शक्ति होती है। अगर वो बाहर जाके उस पर इम्प्रूव करे, उस पर सोचे, उस पर काम करे, तो ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। Thank you. Thank you. One message that has come out very beautifully from her story. No means no. She said, मेरे लिए ना तब भी था, ना बाद में भी है, और ना ही रहेगा। आजकल यूथ ये भूल जाता है टू गेट इन्वॉल्व एक ग्रुप में का पार्ट बनने में, हिस्सा बनने में। जो हम नहीं करना चाहते वो हम करते हैं। क्लास बंक नहीं करनी है बट फ्रेंड्स कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ना बोलना बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी चीज़ को लेके। तो आपका क्या मैसेज है यूथ के लिए कि हाउ टू स्टिक टू योर वैल्यूज़, अपनी वैल्यूज़ पे कैसे रहें, और नो शुड मीन अ नो, हमें ना बोलने से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बोल रही इस पे। नहीं, वी वांट आवर Straight. स्टूडेंट्स टू लर्न। नहीं, तो अभी ना पे अच्छा, बात हो रही है, okay. तो मैं भी नहीं बोल रही हूँ। ओके, ना, ग्रेट। मतलब ये सीधा सा है ना कि अगर आपको जो काम करना ही नहीं है, वो दबाव में आके आप उस पर हाँ बोल रहे हो, और उस पर आप खुश भी नहीं हो, और आप सामने वाले को खुश भी नहीं रख पा रहे हो,
तो आप में ना हिम्मत होनी चाहिए। मैं बहुत छोटी सी बात अपनी बता रही हूँ। मेरे साथ मेरी फाउंडेशन से एंथनी आए हुए हैं, वो टीम मेंबर भी और वो फ्रेंड भी है। और जब हम ऑफिस टाइम में होते हैं तो उस वक्त में जब जैसे हम रहते हैं और उसके बाद जब हम रहते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हम ये नहीं करते कि आपने उस वक्त में मुझे ऑफिस टाइम पे ऐसा बोला था, उसका इफ़ेक्ट हमारी दोस्ती पे नहीं पड़ता। तो हमें ऐसे ही, अगर जब आपके दोस्त आपके साथ परफेक्ट है, आपके अच्छे दोस्त हैं, तो वो आपके दोस्त इस सारी चीज़ों को समझेंगे। और वो समझेंगे तो वो ज़रूर आपकी ना को भी समझेंगे। और ना बोलना हमारा अधिकार है और हम बोल सकते हैं ना। अच्छा, एक बार के लिए क्या हुआ था आपको? प्लीज, अरे, ऑल तो योर्स। नहीं, आपने बोला, मैंने आपको ना बोल दिया और आपने मैं समझ गई, ना का मतलब ना है। जी। ओके, तो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं इसमें से, बट वन क्वेश्चन हैज़ कम दैट आज गवर्नमेंट एक नंबर दे रही है 1091 क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हुएवर हु मूव्स आउट, कहीं प्रॉब्लम है आप इस पे करिए, फिर भी क्राइम्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? गवर्नमेंट से पूछो ना जाके। अब मैं गवर्नमेंट थोड़ी ना हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि अब वो जो नंबर दिया हुआ होता है उसमें मैंने कितनी बार फ़ोन किया है, कोई हेल्प ही नहीं आती। होता है ऐसा, ये है फैक्ट। तो इस पे हम क्यों नहीं बोलते हैं? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि हम बोलते ही नहीं है। अब कई बार ऐसा हुआ, मैंने 181 पे कॉल किया, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। एक लड़की लॉकडाउन में रात भर सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही, ससुराल से वो भाग के आई थी। मैं उनको बैक टू बैक कॉल कर रही हूँ क्योंकि मैं कहाँ से जाती, मैं भी तो बाउंड हूँ ना उस लॉकडाउन में, मैं कहाँ से जाती। उस वक्त में मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ कि प्लीज़ हेल्प करो, उसकी उस लड़की के साथ रेप भी हो सकता है, उसको कोई किडनैप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो हम बोलते क्यों नहीं है फिर? बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर बन जाते हैं। अभी आप मिलाओ नंबर पे, देखिए क्या होता है। अब अभी रिसेंटली में ही हम भी पुलिस वालों के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप इस नंबर पे आप लोगों ने कॉल क्यों नहीं किया? मैं डायरेक्ट आए तो है, करो आप हेल्प। बोल्ड होना पड़ता है अपने लिए। तो यही है कि एक्शन लोगे तो रिएक्शन मिलेगा, तो एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो उस वक्त में वो सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, उसमें ही सब बिजी हो जाते हैं ना, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वीडियो बनाना उस वक्त में, ये कि हाँ क्या चल रहा है, फटाफट सोशल मीडिया में आज हमने ये देखा वो देखा। कनाट प्लेस में भी कुछ दिन पहले मैं कनाट प्लेस गई थी, एक आंटी फुटपाथ पे चल रही थी, ऑटो आ रहा था और अचानक से वो आंटी बेहोश हो गई और वो ऑटो के आगे गिर गई। और ये सारी चीज़ें मतलब दूर से मैंने देख ली थी। उसके बाद मैं कार से उतरी, भाग के गई, वहाँ पे बस हल्ला मच। और वो आंटी को भी ना एक पर्सन, वो हल्की सी आंटी थी, तो एक हाथ एक दूसरे पर्सन ने, मतलब 4 लोगों ने ऐसे ऐसे करके उनको उठा के लेके गए। उनके ब्लड आ रहा था, मुंह से भी ब्लड आ रहा था, सर से भी ब्लड आ रहा था, ये सब हो रहा था। और उस वक्त में ना सब छोड़ के ना चले गए। ऑटो वाला बहुत अच्छा था, जिसके ऑटो के आगे वो गिरी, तो उस वक्त वो बोला कि मैम मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा भैया मैंने खुद देखा है, आप गलत नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, आप एक काम करो, आप जाओ, मैं देखती हूँ। बोला मैं छोड़ देता हूँ इनको हॉस्पिटल सब। मैंने कहा नहीं, मैं पुलिस को भी फ़ोन करती क्योंकि उनके पास भी सवारी थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, उनकी एम्बुलेंस 1.5 घंटे में आई। उस वक्त में जो चीज़ें मैं उनको अपनी गोद में लिटा के उनको सहला रही थी, पानी पिला रही थी उनको, बहुत सारे लोग आ रहे थे और कोरोना है, ये सब चीज़ें हैं, ये उससे पहले एक इंसानियत भी तो है। आप छोड़ दोगे क्या किसी को भी मरता हुआ सड़क पे? मतलब जी। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून मैम। जैसा कि आपने बोला कि एक्शन लोगे तो रिएक्शन मिलेगा, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन ही मिले, निगेटिव रिएक्शन भी मिल जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लड़ना पड़ता है ना वहाँ पे। मैं भी 1.5 घंटे लड़ी थी ना वहाँ पे। लड़ने के बाद उसके बाद लेके गए उनको, गुरुद्वारे में लेके गए। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास नेगेटिव दिमाग भी है, एक पॉजिटिव दिमाग भी है। तो हम उस वक्त में हमें शांत रहने की ज़रूरत है और हमें ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हम, अगर पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, अभी उस वक्त में कोई नहीं आ रहा है, तो हम उस वक्त में कैसे उस पर्सन को लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोई इस पर
कानूनी में भी बोल दिया गया ना इस चीज़ को लेके कि अगर कोई लेके भी आएगा हॉस्पिटल में किसी को तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अब हम हेल्प कर सकते हैं ना उसकी। आप उस वक्त में ऑटो रिक्शा ले लीजिए, उस वक्त में एम्बुलेंस, आप खुद एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। उस वक्त में आप खुद भी दिमाग चला सकते हैं कि हम कैसे कैसे कर, फ़ोन आपके हाथ में होता ही है। कभी कभी होता है कि निगेटिव रिएक्शन मिलता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं उस वक्त। तो वही तो कह रही हूँ, नहीं होना है ना। डीमोटिवेट होना ही क्यों है? सामने वाला आपको डीमोटिवेट ही करने आया है। आप 100 लोगों के बीच में रहोगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन होगा जो आपको मोटिवेट करेगा, और आप क्या सब लोगों के भरोसे बैठे रहोगे कि ये मोटिवेट करने आएगा और मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तो आपको खुद इतना, आपको मेंटली इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप अगले पर्सन की मदद कर सको, कि अगर आप सड़क में कुछ ऐसा देख रहे हो तो आप कर सकते हो उस चीज़ को, और वो आपके अंदर है। जब आप बोल सकते हो खड़े होके तो इसका मतलब आपके अंदर है। आप डिमोटिवेट कभी नहीं हो सकते। थैंक यू। I think one thing I also want to add, if your action is positive and then you have conviction, you have a long way to go. Your action should also be positive in that case. Never think कि लड़ना easy है तो लड़ लेते हैं। लड़ने का सही reason भी होना चाहिए। True. बिना बात के अगर हम लड़ने जाएंगे तो probably there would be a negative reaction. So let's mind our actions also in that case. Okay. One question here. When I introduce her, we say that she's a survivor, she's a campaigner, but this beautiful lady is also a TV host now. So I want you to share that journey with us. How come you became a TV host? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से न्यूज़ एक्सप्रेस पे मीटिंग के लिए बुलाया गया, और उस वक्त में मैं जैसे ही पहुंची वहाँ पे तो मुझसे बोला गया, क्योंकि मैं क्या करती थी, जो भी सर्वाइवर्स आते थे उनसे बात करती थी और वो सोशल मीडिया पे डाल देती थी, फेसबुक पे, कि आज इनसे डिस्कशन हुआ है, उनको मोटिवेट किया है। मतलब जब एक सर्वाइवर जिसके साथ ऐसा हुआ है, जब वो दूसरे सर्वाइवर से बात करता है तो दूसरे सर्वाइवर को लगता है जब ये कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये चीज़ उस वक्त में उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मुझसे कहा कि लक्ष्मी ऐसा ऐसा शो है और तुम्हें होस्ट करना है। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो नहीं, तुम कर सकती हो, कुछ नहीं करना है, जो तुम करती हो वैसे ही तुम्हें करना है। मैंने बहुत मना किया कि नहीं। तुम विनोद कापड़ी सर थे और उनको मुझ पे पूरा भरोसा था, और उसके बाद मैंने उनको मना करती गई, वो मुझे ले गए न्यूज़ रूम में और उन्होंने बोला चलो पढ़ना शुरू करो, करना शुरू करो। एक लड़की बैठी हुई थी और उसका मैं इंटरव्यू कर रही थी, नॉर्मली बात कर रही थी, कर तो रही हो और कैसे करोगी, लाइक। तो उस वक्त फिर वैसे ही फील हुआ और बड़ा अच्छा सा लगा कि खुद मैं एक शो होस्ट कर रही हूँ, एक ऐसा शो जहाँ पे हम लोग कोमा को लेके आए, रेप को लेके आए, एसिड अटैक को लेके आए, ऐसे बहुत सारे केसेस को लेके आए जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पैक्टफुल भी था। और उसके बाद जब वो किया, बहुत अच्छा रिस्पांस था, खासकर ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। जब भी निकलती थी तो वो रोक के कहते थे मैडम नेक्स्ट शो कब आ रहा है आपका। तो बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि उस शो में हमने जो कोमा दिखाया था वो यही दिखाया था कि ट्रैफिक को लेके, और वो रूल फॉलो नहीं करते हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे, 14 साल के, 15 साल के बच्चे ये ऐसी स्कूटी चलाते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और कई ऐसे बच्चे थे जो 20-20 साल से कोमा में थे। तो उस वक्त में भी हमने, तो उनको वो शो बहुत अच्छा लगा था कि हम ऐसे कॉजेज़ को बाहर लेके आ रहे हैं। तो वो बड़ी प्यारी जर्नी थी मेरे लिए कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक एंकर भी बन पाऊँगी, लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों के हौसलों की वजह से, आप लोगों ने जो मुझे हिम्मत दिया, जो जब मैं आती हूँ, जो आप लोगों की तालियों की गूंज होती है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मुझे बस, मैं नॉर्मली Let's show her that power. मैं कुछ भी कुछ भी मैं स्क्रिप्ट से नहीं लेके आती, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिंपल आती हूँ, और जो जीवन में मेरे साथ और सबके साथ चल रहा होता है वही जर्नी नॉर्मली मैं बात करके और उसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ मैं उस चीज़ को शेयर कर पाऊँ। और एक चीज़ मैं और कह के जाना चाहूँगी यहाँ से कि
एवरीडे आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है। मेरी लाइफ में भी आते हैं। मैं जब रात में सोती हूँ तो मैं मेंटली प्रिपेयर होके सोती हूँ कि लक्ष्मी कल एक चैलेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, रेडी रहो। फिर वो चैलेंज, क्योंकि हर एक चैलेंज का सल्यूशन होता है, और प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम उस चैलेंज को ऐसा ले लेते हैं, अपने दिमाग में इतना हौच पौच कर देते हैं कि शोर मचने लग जाता है दिमाग में। फिर हम जो बहुत कुछ कर सकते हैं तो वो हम खुद से ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम उस वक्त में बहुत शांति से उस चीज़ के बारे में, जो आपको 1 महीना लगेगा ना उसको करने में, मैं गारंटी से कह रही हूँ 1 घंटा लगेगा उसको करने में। जब आप ये सोच ले कि अच्छा ये चीज़ है, कुछ ऐसे लोगों के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट के साथ शेयर करो, जिस दोस्त से ट्रस्ट है उसके साथ शेयर करो, और सोचो, डायरी बनाओ और इसमें लिखना शुरू करो कि ये चीज़ें चल रही है उसी में। और जब आप उस डायरी को 1 साल के बाद देखोगे ना, कहोगे अरे ये मैं थी, अरे ये मैं था, मैं ऐसा था, नहीं यार ये मैं नहीं था, मैं भी यही सारी चीज़ें करती हूँ। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग हम खुद भी बना सकते हैं। Right. I think one last section we all would have, because we have the most beautiful celebrity with us, and she said she's a TV host. So let's have a little rapid fire like coffee with Karan ma'am. Would you be ready? चलो हिंदी में बोलना, ये भी एक चैलेंज ठीक है है, आपके done. लिए। So it will be very rapid. आपको बस तेज और सच जवाब देना है. Are you ready for that? Great. Okay. What comes to your mind when I say the ये following भूल words? जाती हैं हमेशा, इनको लिफ्ट से ही समझाते हुए आ रही हूँ। ओके आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है जब मैं ये वर्ड्स बोलूंगी? मनी, पॉजिटिव रहना है हमेशा, लाइफ, पॉजिटिव, फ्रेंड्स, पॉजिटिव। मैन, चीटिंग, मैंने क्या बोला? मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मेरी लाइफ में अगर आप 3 टाइम्स कुछ भी पूछोगे, मैं पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन, फ्रेंड्स। पॉजिटिव। ओके ना बोलने का अधिकार है मुझे, और ऐसे ही है। मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव मेरे फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव रहती हूँ, हर एक चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में देखती हूँ, तो वो मेरे लिए ऑनेस्टली वो झूठ नहीं है। राइट, ग्रेट। आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉजिटिविटी के अलावा क्या है, या बच्चों के लिए होना चाहिए? सक्सेस, वेल्थ, फेमस होना, या सच्चाई? सच्चाई रहेगी तो सब कुछ मिलेगा। ओके, व्हाट इज योर गो टू स्ट्रीट फूड, फेवरेट स्ट्रीट फूड? गोलगप्पे तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे खट्टा पसंद नहीं है। या मैगी बहुत पसंद है पहाड़ों की। हर जगह की मैगी बहुत पसंद है मुझे, तो मैं मैगी खाना प्रेफर करती हूँ। बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, सबसे मेमोरेबल दिन? जब मैं खुद को बाहर लेके आई 2009 में, पहली बार सबके बीच में। आपका लाइफ में रोल मॉडल कौन है? मैं खुद। आने वाले 10 सालों का प्लान? 10 सालों का प्लान यही है कि वो देखो पीछे से आवाज आई, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मैं हूँ, पॉजिटिव तो मैं हमेशा रहूँगी। ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती। मेरी लाइफ में, मैं ये बता रही हूँ, मैं अभी बैठे बैठे भी, अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे आसपास होगी, तो पॉजिटिव में हूँ। इस 10 सालों में मैंने पूरा 10 साल का ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि ऐसा कुछ तो करके जाना है कि सोसाइटी में चेंज आए। जो लोगों के दिमाग में जो तेज़ाबी सोच है ना, एक्चुअली तेज़ाब में कोई गलती नहीं है, हमारे दिमाग में तेज़ाब है, और हमें अपनी दिमाग से, अपनी सोच से तेज़ाब निकालना है, बस वही करके जाना है मुझे। एक लास्ट क्वेश्चन इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये लॉ पढ़ने जा रहे हैं, आई थिंक सबको सोशल वर्क की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो कैसे हर एक स्टूडेंट अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है सोशल वर्क की तरफ? देखिए, करने वाला जो पर्सन होता है ना, वो किसी भी तरीके से कर जाता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और वो मतलब हमारी तरफ से 1-1 महीने तक रिस्पॉन्स नहीं जा पाता, लेकिन वो अपना 100% देते हैं, और उसके बाद फिर हम फाइनली उनको सिलेक्ट करके एज अ वॉलंटियर लेके आते हैं। तो अगर आप जो करना चाहते हो वो
करो और वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, हमारी यूथ को कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है। क्योंकि जो रेप करने वाले होते हैं ना, उनके जो जो वैसे थॉट्स होते हैं ना, वो गंदे थॉट्स, जो कहते हैं छोटे कपड़े पहनती है, हमारी यूथ ये बिल्कुल नहीं कहती, मैंने जितना देखा है। वो जो 40 से ऊपर लोग होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिसने मेरे ऊपर अटैक किया वो भी 32 ईयर्स का था, उसके दिमाग में क्या था। तो ये अच्छी बात ये है कि अभी से ही, मतलब मैं देख रही हूँ कि फिफ्थ के स्टूडेंट तक, फिफ्थ कितने बड़े बच्चे होते हैं, फिफ्थ, एट्थ, टेंथ, मतलब ये बच्चे, ये स्टूडेंट तक आते हैं। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली में, लास्ट ईयर ही हम लोगों ने मिट्टी हैंड प्रिंट्स करके वर्क शुरू किया था। उसमें 6 से 7 साल के भी बच्चे हमारे पास आए थे इंटर्नशिप के लिए। तो यूथ मुझे दे रही है, मैं यूथ को क्या दे के जाऊँ। तो बहुत कुछ मिल रहा है यूथ से। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान को बहुत सारे लेसन्स मिले हैं आज, बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली है, और हमने सिर्फ पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ना है। हम ना बोल सकते हैं गलत को, ना हमें बोलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर most precious time, and I think we would love to have you back again and again and again in future. Thank you so much for being here. I would request T.N. Prasad sir, our principal for Asian Law College, to please come forward for the felicitation ceremony. Preeti ma'am, can we please have the felicitation ceremonies stuff? Sir, please. आप लोग आगे आ जाइए। हाँ जी, आगे आ जाओ। Have you ever seen a more beautiful soul than her?